प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बात की थी कि भारत की विविधता में एकता को हम किस रूप में प्रकट कर सकते हैं, उससे संबंधित ऐसे टाइप क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन सी विविधताएं थी, कितने प्रकार की थी, उन सभी के बारे में हमने लास्ट टॉपिक के बारे में, लास्ट कक्षा के बारे में देखा था। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश कह सकते हो, भू आकृतिक प्रदेश कह सकते हो कि किस प्रकार के भारत में उच्चावच दृष्टि से हम देखें तो किस प्रकार की संरचनाएं भारत में पाई जाती हैं और उन प्रदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है और कहाँ कहाँ पर कितने क्षेत्र में वो फैले हुए हैं, उससे संबंधित प्रत्येक भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित कोई भी विशेषता है, उनकी संरचना है या उनके पार्ट्स हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। और भू आकृतिक प्रदेशों का जो विस्तार है उस विस्तार के बारे में हम देखेंगे कि कहाँ तक वो फैले हुए हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं उच्चावच की दृष्टि से अगर भारत में देखा जाए तो कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश हमें मिलेंगे। देखिए, उच्चावच की दृष्टि से देखें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरे की बात करते हैं उत्तरी विशाल मैदान, तीसरे की बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथे की बात करते हैं द्वीप समूह, पांचवें की बात करते हैं तटीय मैदान। अब देखिए, कई बार आपको चार भौतिक प्रदेश देखने को मिलेंगे, तो क्या कर रखा है, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, तटीय मैदान एवं द्वीप समूहों को कंबाइंड कर दिया। कहीं आपको 6 देखने को मिलेंगे, तो छठे में क्या बताएंगे, वो छठे में बताएंगे थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल छठा बता देंगे। तो मुख्यतः हम 4 की बात करते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तो ये 4 हैं, हमने इनको अलग अलग रूप में दोनों को लिख लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भी इसके अंतर्गत इसका जो क्षेत्रफल है कि भी ये जो जितने भी प्रदेश हैं कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले हम उत्तर की बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर अपना जो पहला लिखा हुआ है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, 1 नंबर की बात करेंगे तो ये क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से संबंधित हैं, जिसको हम हिमालय की पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं। उसके बाद में हम दक्षिण के अंतर्गत बात करेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है इस प्रकार से त्रिभुजाकार, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो मध्य का भाग बच गया है, ये भाग क्या कहलाता है,
उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। थार के मरुस्थल की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये थार का मरुस्थल है, इसको हम विशाल मैदान के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि ये क्षेत्र जो हमने छोड़ दिया है इस प्रकार से, ये क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र को हम तटीय मैदान के रूप में देखेंगे। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बाद में हम सामान्य परिचय में देखा था द्वीपों से संबंधित कौन से द्वीप हैं ये, इन द्वीपों से संबंधित भी हम देखेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर वाला द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में 5 भौतिक क्षेत्र हैं और सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंतर्गत? सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अगर पूछा जाए तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत उससे संबंधित क्या संरचना है, किस प्रकार से उसमें पार्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। हिमालयी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब देखिए उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश हैं, हमने इस भाग की बात कर रहे हैं। अभी जो आपने देखा था 1 नंबर भौतिक प्रदेश, इसके बारे में देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र हैं, सबसे पहले तो हम इसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं, इस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो आप गगनचुंबी पर्वत देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत देख रहे हैं और एक श्रृंखला में व्यवस्थित हैं, तो इन बड़े बड़े पर्वतों का जो विकास, जो उत्पत्ति है, वो कैसे हुई है, सबसे पहले तो हम इसी के बारे में देखेंगे। देखिए क्या था कि आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा पर्वत निर्माण जो सिद्धांत थे, कोबर का था, जोले का था, आर्थर होम्स का था, वो किनकी व्याख्या करते थे? वो इन्हीं बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताते थे कि उनकी पर्वतों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। उसी के अंतर्गत कोबर ने भी बताया था, वैगनर ने बताया था। वैगनर ने क्या बताया था कि पेंजिया स्थल भाग और पेंथालासा सागरीय भाग। उसके बाद में पेंजिया को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो था अंगारा लैंड उत्तरी भाग, और दक्षिणी भाग क्या था? गोंडवाना लैंड। अब देखिए भारत 2 भागों में विभाजित था। भारत का जो दक्षिणी पार्ट है, ये जो पार्ट है पूरा, ये पार्ट ये आता है गोंडवाना क्षेत्र में। ये भाग तो था गोंडवाना लैंड का दक्षिणी भाग। और उत्तरी भाग की बात करते हैं हम, तो उत्तरी भाग था अंगारा लैंड।
और बीच में क्या था, इनके बीच में था एक सागर था, टेथिस सागर। अब इन्होंने व्याख्या किस प्रकार से की है, इन्होंने व्याख्या की है कि अंगारा लैंड का ये ऊपरी क्षेत्र था, दक्षिणी गोंडवाना लैंड का क्षेत्र था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से चट्टानों का अपर्दन और अपक्षय हुआ, मतलब अवसादन हुआ। अवसादन हुआ तो वो पदार्थ कहाँ जमने शुरू हो गए, वो इस सागर की तली में जमने शुरू हो गए। और सागर की तली के अंतर्गत जमने के बाद में क्या हुआ कि उस तली पर दबाव बढ़ता गया, तली पर दबाव बढ़ता गया तो ये दोनों क्षेत्र क्या हो गए, बिल्कुल नज़दीक आने शुरू हो गए। जैसे इसकी बात करें, इस प्रकार से दो क्षेत्र हैं और बीच में दबाव बढ़ा तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र क्या होगा, पास में आने की क्रिया में होगा। तो ये दोनों क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो गए, पास में आना शुरू हो गए। और जैसे ही बिल्कुल नज़दीक आए तो इस सागर में एक बल उत्पन्न हुआ, संपीड़नात्मक बल, कंप्रेस्ड संपीड़न उत्पन्न हुआ, जिससे इसकी तली में जो अवसाद था वो क्या हुआ, इस प्रकार से दबाव के कारण मोड़दार पर्वतों में विस्थापित हो गया और धीरे धीरे ये चट्टानों के रूप में आपको वर्तमान रूप में दिखाई दे रहे। वहीं हिमालय से संबंधित प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत हैं वो क्या बताता है कि ये ऊपरी क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट थी और दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय प्लेट थी। अब देखिए, प्लेट से आप समझ रहे होंगे शायद खाने वाली हो, नहीं जी, खाने वाली प्लेट की बात नहीं चल रही है ना। ये जो प्लेट है, ज्योग्राफिकल रूप में प्लेट शब्द का अर्थ देखें तो बड़े बड़े जो दर्द भूखंड हैं, जो चट्टानों से संबंधित बड़े बड़े दर्द भूखंड हैं, जो भूगर्भ में हैं, उनको हम प्लेटों का नाम देते हैं। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेट आपस में क्या हुई, टकराई। अभिसरणीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं अभिसरण प्लेट, अपसरण प्लेट, संरचनात्मक प्लेट जिसको हम संरक्षी प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार की दो प्लेट, तीन प्लेटों के बारे में आपने पीछे भी अध्ययन किया होगा फर्स्ट ईयर में। तो अभिसरण क्षेत्र के कारण क्या हुआ, दोनों प्लेट क्या हुई, आपस में आमने सामने टकरानी शुरू की। जैसे ही टकराव उत्पन्न हुआ तो बीच का क्षेत्र क्या हुआ, किस प्रकार से उत्पन्न हो गया, इस प्रकार से मोड़दार पर्वत के रूप में विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार के पर्वत निर्माणक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत, इनके द्वारा स्पष्ट किया हुआ है कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। और इसके अंतर्गत जो बल लगा है वो बल है सिर्फ और सिर्फ संपीड़नात्मक बल है, जिसके कारण क्या हुए, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है और उस उत्पत्ति के कारण इसकी जो आकृति पाई जाती है वो किस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से पाई जाती है आकृति, ठीक है। ये बता रहा हूं मैं, इस प्रकार से ये आकृति पाई जाती है। और ये आकृति पाई जाती हैं तो देखिए, यहां पर नदी बह रही है, सिंधु नदी, और यहां पर एक नदी बह रही है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी बात करें तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इस प्रकार से। तो ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये क्षेत्र मानते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, उत्तरी पश्चिमी हिमालय। इस पार्ट को उत्तरी पूर्वी हिमालय।
और बीच के क्षेत्र को जानते हैं मुख्य हिमालय के नाम से, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और इसका जो विस्तार पाया जाता है, यहाँ पर स्थित है एक पर्वत, यहाँ से शुरू होता है हिमालयी क्षेत्र। भारत में हिमालयी क्षेत्र नंगा पर्वत से लेकर और यहाँ पर लास्ट है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में, यहाँ पर एक क्षेत्र है नमचा बरवा। तो भारत में इसका विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा। हम यहाँ बात कर रहे हैं इस प्रकार से, नंगा पर्वत से लेकर और यहाँ पर नमचा बरवा, इस क्षेत्र में यहाँ से इसी क्रम में ये फैला हुआ है। अब ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक बैंड या मोड। और ये किस प्रकार से हेयर पिन की भांति स्पष्ट हो रहा है। किसकी भांति स्पष्ट हो रहा है? हेयर पिन की भांति स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए, ये जो दो सिरे इसके निकले हुए हैं, ये दो सिरे क्यों निकले, एक सिरा क्यों नहीं निकला, या फिर बिल्कुल ये इक्वल क्यों नहीं रहा, इसके पीछे रीज़न था। क्या था कि इसके निर्माण की बात करेंगे तो वो था प्रायद्वीपीय पठारी भाग का दबाव। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के कारण ये दोनों सिरे क्या हो गए, ऊपर की ओर उठ गए। कैसे? अब देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है यहाँ भी है और इस प्रकार से। अब ये दोनों सिरे जैसे ही दबाव डालेंगे तो आगे की आकृति भी इस प्रकार से उठी हुई मिलेगी। आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब देखिए, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित हमने बात कर ली है। आगे हम बात करेंगे कि हिमालय के अंतर्गत किस प्रकार से कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, और उन पार्ट से संबंधित हम ये देखेंगे कि ये विभाजन किस प्रकार से है और एक दूसरा विभाजन है वो किस प्रकार से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, दो प्रकार के विभाजन करके हम इसका हिमालय का पूरे का अध्ययन करेंगे। वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनके बारे में भी हम देखेंगे कि भी कौन कौन सी संरचनाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहिए और साथ साथ में आप नोट्स बनाइए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसका सलूशन आपको अगली क्लास में मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।